हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट। साइंस का चैप्टर है ये। इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। देखो जो भी मैटर है हमारे सराउंडिंग, ये मैंने अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाए, खुद लिख के बनाए हैं। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इनको, और अच्छे से बना रखे हैं नोट्स, और आपके समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे। एक एक चीज़ बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करके क्लियरली मैंने लिखी हुई है। तो हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो देखते हैं, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, जिसमें क्या है, कोई भी चीज़ हमारे आसपास, जैसे टेबल, चेयर, फैन या फिर बेड, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, पेन, ये इनमें इनका क्या है, मास, और ये क्या कर रही है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। तो ये क्या हो गई, मैटर। एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, मिल्क एंड ऑयल, रॉक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। And are all different kind of matter because all of them occupy space, and that is they have volume and mass। और ये क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, मास और वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे नाउ थिंग। ये सारी चीज़ें मैंने NCERT की एक एक लाइन उठा के रखी है। तो आप चाहें तो इस मेरे नोट्स पढ़ने के बाद NCERT एक बार रीड करेंगे तो आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे टॉपिक्स। तो देखिए, नाउ द थिंग इज लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेटर्ड, गुड मैनर्स, थॉट्स, आइडियाज, टेस्ट एक्सेट्रा डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड डू नॉट हैव मास। सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of chemistry, things like friendship, love, affection, hatred, good manners and thoughts, ideas, taste and smell not considered as matter। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें, हमारा फ्रेंडशिप होती है, लव होता है, अफेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारे थॉट्स हो गए, आइडियाज़ हो गए, टेस्ट हो गया, गुड मैनर, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये मास ऑक्यूपाई, इनका कोई मास नहीं होता और स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, तो ये क्या हो गई, ये मैटर नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अब मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासीफाई मैटर इनटू टू वेज। और देखो, जो अब मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, क्वेश्चन आएगा हमारा, वट इज़ मैटर मेड अप ऑफ। मैटर किस चीज़ से बना होता है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स और पीसेस। मैटर क्या होता है, टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है और छोटे छोटे पीसेस से बना होता है। द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर एज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी दैम इवन विद द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। और जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैटर में जो पार्टिकल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम उनको हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। देखो, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक होंगे, सबसे पहला है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हैव स्पेस बिटवीन दैम। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। और पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और ये क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। एंड पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये 4 प्रॉपर्टी है। एक तो ये बहुत छोटे होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, इनके बीच में स्पेस होता है। तीसरा, ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, और चौथा हो गया हमारा, ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो हम एक एक करके इन चारों को अच्छे से देखेंगे। सबसे पहला क्या था, हमारे जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, बहुत बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे एक उस पर हमने वो देखा, एक बीकर लिया, उस पर KMnO4 डाल दिया। ये क्या है, एक्सपेरिमेंट करा हमने। मैं अच्छे से बताती हूँ। हाँ, ये क्या है, ये हमने क्या करा, एक बीकर लिया। ठीक है, ये बीकर लिया। एक मिनट, थोड़ा पतला पेन यूज़ करती हूँ। ओके, ये देखिए, ये क्या करा, एक बीकर लिया हमने और इसमें KMnO4 के क्रिस्टल डाल दिए, 2 छोटे से क्रिस्टल डाल दिए। ठीक है, और क्या करा, इसमें फिर ये 90 ml तो वाटर था, और फिर फिर क्या करा हमने, इसमें ये 10 ml पानी, 90 ml में से 10 ml पानी निकाल के फिर दूसरे बीकर में, क्योंकि KMnO4 के क्रिस्टल कैसे होते हैं, पर्पल कलर के होते हैं। तो ये क्या करा, इसमें 2 क्रिस्टल ने पूरे पूरे पानी को क्या कर दिया, पर्पल कर दिया। तो हमने इसमें से फिर क्या करा, फिर 10 ml पानी लिया और इसको फिर से 90 ml वाटर के साथ मिक्स कर दिया।
तो फिर क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, पूरा पानी पर्पल हो गया। फिर हमने फिर से यही करा तो हमारा पानी पर्पल दिखा। तो इससे इससे क्या पता चला, जो पार्टिकल हैं मैटर के वो बहुत स्मॉल हैं। देखिए इतने छोटे से क्रिस्टल के MnO4 के पार्टिकल ने पूरे पानी को क्या कर दिया, पर्पल कलर का कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरी स्मॉल। फिर क्या है हमारा, इनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। देखो पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, और इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। देखिए जैसे वाटर लेवल मार्क, यहाँ पे वाटर लेवल, एक बीकर लिया हमने, क्या करा उसमें एक छोटा सा हमने बीकर लिया, उसमें वाटर लेवल मार्क कर दिया, और उसमें 100 ml वाटर था। ठीक है, अब हमने क्या करा, उसमें शुगर डाल दिया, चीनी डाल दी 50 ग्राम। ठीक है, ए उसमें जो ए हमारा डायग्राम है उसमें, और बी में क्या करा हमने, श्रिंक विद द ग्लास रॉड, और इसको हमने मिक्स किया शुगर को। ठीक है, शुगर गेटिंग डिजोल्व, और शुगर क्या हो गई, डिजोल्व हो गई इसमें। और फिर क्या बन गया लास्ट में, सी शुगर का सॉल्यूशन बन गया। अब इससे कैसे पता चला हम इसके बीच में स्पेस है, क्योंकि देखो पहले वाले में क्या था, हमने 100 ml वाटर डाला था, 100 ml वाटर डाला था, और फिर क्या हुआ, जब इसमें शुगर ऐड करा तो पानी का लेवल तो नहीं बढ़ा, वो उतना ही रहा। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो चीनी के जो चीनी घुली है, जब चीनी के पार्टिकल डिज़ोल्व हुए तो वो कहाँ कहाँ डिज़ोल्व हुए, वाटर में डिज़ोल्व हुए। वाटर में इसलिए डिज़ोल्व होंगे क्योंकि उसके बीच में स्पेस था। वाटर के जो पार्टिकल, आई मीन वाटर के, हाँ वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस था, जिसकी वजह से जो शुगर के पार्टिकल्स हो गए उनके बीच में मिक्स हो गए। तो इसलिए बोलते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होती है। ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फैक्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव सब स्पेसेस बिटवीन दैम। और जो पार्टिकल्स this can be explained by the fact that particles of water have some, और देखो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होगी, इसी वजह से शुगर के जो क्रिस्टल थे वो मिक्सड हो गए। ठीक है, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, its crystals separate into very fine particles, and this particle of sugar these particles of sugar go into the space between the various particles of water, due to which there is no change in the volume of water and dissolved sugar in it। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो ये एक्सपेरिमेंट में अच्छे से समझाया था। ठीक है, कि वही वॉल्यूम, क्योंकि पानी का लेवल तो नहीं बढ़ा, इसका मतलब क्या था कि स्पेस था, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उन्होंने वो ही ऑक्यूपाई कर लिया। थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारी, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। व्हेन अ लाइट और बर्न, व्हेन वी लाइट और बर्न, या हम कुछ जलाते हैं या फिर कुछ करें, तो मतलब अगर हम कुछ चीज़ जलाते हैं तो क्या करते हैं, एंड इंक्रीज स्टिक, जैसे अगरबत्ती, अगर हमने अगरबत्ती को जलाया एक कोने पे, इन कॉर्नर ऑफ अ रूम, एंड इट्स फ्रेग्रेंस प्लीजेंट स्मेल स्प्रेड इन द रूम क्विकली। अब देखो इससे हमें पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हमने एक अगरबत्ती, हम घर में एग्जांपल देख सकते हैं, अगरबत्ती को एक रूम पे जलाते हैं, एक कोने पे जलाते हैं, और क्या होता है, उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाती है। तो देखो उतने छोटे, मतलब एक अगरबत्ती से एक कोने में रखे थे हमने वो, पर उनने क्या करा, धीरे धीरे पूरे रूम में ऑक्यूपाई हो गए, पूरे रूम में उसकी फ्रेगनेंस आने लगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है जो फ्रेगरेंस है वो पूरे रूम पे फैल गई। इसका मतलब जो मैटर के पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब देखो फोर्थ, पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, मैटर की पहली प्रॉपर्टी थी कि वो बहुत छोटे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखा हमने कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस थी। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या देखा कि मूविंग, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो मूविंग होते हैं। ठीक है, मूव करते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी हम देखें, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो अगर हम चॉक को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो चॉक क्या होगा, आसानी से टूट जाएगी, और आइस भी आसानी से टूट जाएगी। और जब हम क्या करेंगे, जब नेल या कील को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या होगा, थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब वही एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करती है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड्स स्ट्रॉन्ग होता है। देखो अगर जो फोर्स होता है ना सॉलिड और लिक्विड और गैस के में, अगर हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सबसे ज़्यादा वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है सॉलिड्स में। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, अपना हाथ
हाथ ऐसे घुमा रहे हवा में, देखो एयर में घुमा रहे तो हमारा हाथ क्या होगा, इजीली पास हो जाएगा। बट अगर हम लिक्विड में करेंगे तो हमें थोड़ा मूव करना पड़ेगा, बट फिर भी पास हो जाएगा क्योंकि थोड़ा है वहाँ पे अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे थोड़ा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और अगर हम बात करें सॉलिड्स की, सॉलिड्स में अगर हम देखो बोर्ड अगर हम पढ़ाने वाला बोर्ड जो है हमारा, उस पर हाथ मारेंगे तो क्या होगा, हमारे हाथ पे ही चोट लग जाएगी। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड्स में। और अगर हम देखें फिर उसके बाद होती है लिक्विड में, फिर होती है गैसेस में बहुत कम होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। जहाँ पे भी ओन वर्ड आएगा तो आपको समझ जाना है ये डिफ्यूज़न के बारे में है, बात कर रहा है, ठीक है, अपने आप ही जहाँ जहाँ पे ये हो रहा है। देखो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, दो डिफरेंट टाइप के मैटर का इंटरमिक्सिंग हो रही है तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न, ठीक है। डिफ्यूज़न इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन। और डिफ्यूज़न क्या है, एक प्रॉपर्टी है मैटर की, किस पे बेस्ड है ये बेस्ड है आपके मोशन पे, ठीक है, बेस्ड ऑन दी मोशन और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और डिफ्यूजन अकर इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये तीनों में होती है। डिफ्यूजन किस में होता है, तीनों में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, मोशन, पार्टिकल के मोशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे डिफ्यूजन के बारे में हमने देखा। और उसके बाद देखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब देखो डिफ्यूज़न का रेट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, डिफ्यूज़न का रेट भी वैसे वैसे क्या होता है, बढ़ता है। एक एग्जांपल देखो, जैसे ये मैंने बना रखा है तवा क्या करा हमने, गर्म करा, ठीक है, और इसमें रख दिया घी, मतलब ठंडे तवे में घी रखा तब तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और जैसे ही हमने इसमें तवा गर्म हुआ और घी रख दिया तो क्या होगा, घी अपने आप मेल्ट होने लगेगा और उसके पार्टिकल बहुत तेज तेज मूव करने लगेंगे। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मोशन इंक्रीज होने से डिफ्यूजन की प्रोसेस हुई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफ्यूजन खत्म। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो अपने आप हो रही है प्रोसेस, इंटरमिक्सिंग अपने आप हो रही है, जहाँ पे ये ओन वर्ड आ गया इसका मतलब डिफ्यूजन है, ठीक है। और रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होता है। डिफ्यूजन के एग्जाम्पल देखते हैं। The smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from a considerable distance। अब देखो कि कभी कभी क्या होता है, जैसे घर में क्या होगा, कुछ टेस्टी सा खाना बन रहा होगा तो क्या होगा, हम दूसरे रूम में बैठे होंगे और किचन में मम्मी खाना बना रही होंगी, ठीक है। तो उसकी फ्रेगरेंस, उसकी स्मेल हमें कहाँ तक आ जाती है, सीधे हमारे रूम तक आ जाती है। तो हम पूछने जाते हैं ना, मम्मी आज क्या बन रहा है, आज पनीर बन रहा है क्या, ठीक है। तो देखो हम ऐसे फ्रेगरेंस, उसकी स्मेल से पता लगा लेते हैं, उसकी फ्रेगरेंस से पता लगा लेते हैं कि क्या बन रहा है। तो देखो ये भी क्या है, एक टाइप का डिफ्यूजन है। व्हेन समवन ओपन्स अ बॉटल ऑफ द परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम एंड इट्स स्मेल स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी क्या, हम जब भी परफ्यूम डालते हैं, अगर परफ्यूम डालते हैं तो देखो हम थोड़ा सा छिड़कते हैं अपने पे, पर क्या होता है वो पूरा रूम पे उसकी फ्रेगरेंस फैल जाती है। अब देखो स्टेट्स, अब इसके बाद हम आ जाते हैं, ये भी दोनों एग्जाम्पल थे आपके डिफ्यूज़न के, ठीक है। डिफ्यूज़न, अब देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी होती है। अब देखो अभी तक तो आपने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हम बचपन से पढ़े आते हैं। अब देखो 9th क्लास से दो चीज़ें और बढ़ जाती है, एक तो प्लाज्मा स्टेट हो जाती है और एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, बीईसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 5 टाइप की यहाँ पे हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। आप लोग सोचेंगे ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है 9th का, बट ये देखिए आप जब एनसीईआरटी का लास्ट पेज खोलेंगे तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट उसमें लिखा होगा, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो सॉलिड्स का शेप देखेंगे, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड का जो शेप होता है फिक्स्ड होता है, डेफिनेट होता है, ठीक है। और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है इसका, फिक्स्ड रहता है। देखो जो सॉलिड्स होते हैं उसका शेप फिक्स्ड होता है, जैसे अगर जैसे बोर्ड का शेप हमने जैसे दे दिया वैसे ही रहेगा। और वॉल्यूम भी उसका फिक्स्ड है, डेफिनेट होता है, ठीक है। अब डेंसिटी जो होती है सॉलिड्स की क्या होती है, हाई होती है, मैक्सिमम होती है। टाइप ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, मतलब बहुत सख्त होते हैं, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी इनकी नेग्लेजिबल होती है, क्योंकि अगर हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉलिड होते हैं अगर हम उनको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हम ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, उसके बाद भी ये कंप्रेस नहीं होते हैं। स्पेस कितनी होती है इनके बीच में, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मिनिमम होती है, ठीक है।
मिनिमम होती है तभी क्या होते हैं वो बिल्कुल रिजिड होते हैं। रिजिड होते हैं इसका मतलब उनके बीच में बिल्कुल लेस स्पेस है, स्पेस ही नहीं है, इसलिए उनको हम और कंप्रेस नहीं कर सकते। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। अब देखते हैं हम इसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग इज इट गुड? तो देखो अब क्या होता है, अब क्या होता है, देखो ये एक क्वेश्चन है कि एक रबर बैंड है जो बालों में लगाते हैं ना हम। अब देखो हम बालों पे लगाते हैं उसको, कभी 2 फुट, कभी 3 फुट, 4 फुट, तो उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते रहते हैं। तो स्ट्रेच करने से क्या होता है, स्ट्रेच करते हैं बट वो फिर भी सॉलिड में आता है। अभी हमने क्या देखा कि उन सॉलिड्स का फिक्स्ड शेप रहता है, बट उसको तो हम स्ट्रेच कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहा है, जैसे ही हम उसको छोड़ रहे हैं वो अपना शेप रीगेन कर ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये सॉलिड होगा। तो इसमें पूछा गया है कि रबर को हम स्ट्रेच करते हैं, क्या ये सॉलिड है? तो देखो यस इट इज़ सॉलिड बिकॉज इट रीगेन्स इट्स शेप। ठीक है, ये अपना शेप को क्या कर रहा है, रीगेन कर ले रहा है, पहले जैसा था वैसे ही हो जा रहा है। अब क्या होगा, एक मिनट थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लूँ। हाँ, अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन है, शुगर और सॉल्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट आर दे सॉलिड? ठीक है, अब देखो शुगर और जो सॉल्ट होते हैं ये वैसी शेप में चले जाते हैं कंटेनर के, जिसमें इसको रखते हैं। ठीक है, तो क्या ये सॉलिड है, बोल रहा है, क्योंकि ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, हाँ ये भी क्या है, ये भी क्या है, सॉलिड है, क्योंकि ये क्या करते हैं, शेप ऑफ द इंडिविजुअल रिमेन सेम। और क्योंकि देखो अगर हम चीनी या नमक के क्रिस्टल को एक एक को पकड़ के देखें तो क्या होगा, इनका शेप क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो इनके जो क्रिस्टल का शेप है वो चेंज नहीं होता है, वो कंटेनर में जाके उसका शेप ले लेते हैं, वो बात अलग है, बट ये इनके क्रिस्टल का शेप वैसा की वैसा ही रहता है। ठीक है, अब देखो वी कैन कंप्रेस अ स्पॉन्ज, इज इट सॉलिड? अब देखो क्या होता है, जो हम स्पॉन्ज होता है, स्पंज जिसको होता है, स्पॉन्ज जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, वो सॉलिड, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। बट क्या होता है, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बट उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे, अगर स्पॉन्ज आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो होल्स होते हैं तो उसमें क्या होगा, एयर भरी होगी। ठीक है, एयर भरी होगी, जैसे ही हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर क्या होता है, एयर क्या होती है, वहाँ से हट जाती है, और इसलिए हम कंप्रेस कर पाते हैं। और जैसे ही हम उसको फिर छोड़ते हैं फिर क्या होता है, एयर उसमें फिल हो जाती है। तो इसलिए ये भी क्या है, सॉलिड है, क्योंकि फिर से ये अपना शेप वैसे ले लेता है। फिर आते हैं हम लिक्विड पे। ठीक है, अब देखिए लिक्विड पे क्या हो रहा है, लिक्विड का देखो नॉट फिक्स शेप लिक्विड का कभी फिक्स्ड नहीं रहता होगा। आपने देखा होगा कि नदी बह रही है, हम वहाँ से पानी लेके आते हैं, पानी को हम पहले घड़े में लाएंगे, फिर क्या करेंगे, हम ग्लास में रखेंगे, मतलब जैसे उसको जिस बर्तन में रख रहे हैं उसका शेप वैसा हो जा रहा है। तो लिक्विड का कोई शेप नहीं है। ठीक है, तो हम जिस जिस बर्तन में उसको रखते हैं उसका शेप ले लेती है वो। और वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, हाँ, वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहता है लिक्विड्स का। और डेंसिटी जो होती है मॉडरेट होती है। और टाइप फ्लूइड, अब ऑब्वियस सी बात है, फ्लूइड का मतलब जो विच कैन फ्लो। तो लिक्विड का टाइप क्या होता है, फ्लूइड होता है, क्योंकि ये फ्लो कर सकता है। कंप्रेसिबिलिटी इसकी नेग्लेजिबल होती है, क्योंकि नेग्लेजिबल होती है मतलब कम होती है, सॉलिड से कम, मतलब सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होती है, बट इसकी भी नेग्लेजिबल बोलेंगे। ठीक है, और स्पेस, हाँ स्पेस इसके मॉडरेट होती है इसके बीच में, क्योंकि देखो सॉलिड्स को पढ़ा था हमने, उसके पार्टिकल के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था। और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस थोड़ा सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब सॉलिड से काफ़ी ज़्यादा होता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें मॉडरेट होता है लिक्विड्स में। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम गैसेस की बात करते हैं। शेप, अगर गैसेस के शेप की बात करें तो इसका ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ना ही शेप फिक्स्ड होता है। अगर सॉलिड्स की बात करें उसका दोनों डेफिनेट होते हैं, दोनों फिक्स्ड होते हैं, शेप और वॉल्यूम। और लिक्विड की बात करी थी हमने, उसमें शेप फिक्स्ड नहीं होता है बट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और अगर हम गैसेस बात करें, ना ही इसका शेप फिक्स्ड है, ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है। और डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी मिनिमम होती है। और अगर टाइप करें तो गैसेस का भी टाइप फ्लूइड है, क्योंकि ये फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, गैसेस को भी फ्लूइड में काउंट करेंगे। उसके बाद कंप्रेसिबिलिटी, और गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट होती है। आपने देखा होगा आपके घर में जो सिलेंडर आता है तो उसको देखो कैसे कंटेनर में इतनी सारी गैस को एक छोटे से कंटेनर में कैसे स्टोर करके रख देते हैं। तो ये क्या हो गया, उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए हम उसको स्टोर करना हमारे लिए उसको स्टोर करना पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्पेस। स्पेस क्या होता है, इनके बीच में मैक्सिमम होता है।
तभी तभी क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होता है। जब देखो जैसे सॉलिड में था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम था, तो इसलिए सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास थे। और स्पेस क्या होता है, स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्पेस उनके बीच में उतना कम होगा। जैसे सॉलिड के पार्टिकल के बीच में देखा था कि उनमें स्पेस ज़्यादा था बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस कम था और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था। तो वैसे गैसेज में देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है बट स्पेस बहुत ज़्यादा है। अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम। ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ गैस, दे हिट ईच अदर एज वेल एज द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब देखो पार्टिकल्स, गैसेस के पार्टिकल क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, वो कोई भी कहीं को भी चले जाते हैं, मोशन करते हैं, ठीक है। दे हिट्स ईच, और वो जब इधर उधर जा रहे होते हैं तो एक दूसरे को तो हिट करते ही करते हैं, और क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। देयर बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और इससे क्या होता है, जब वो एक दूसरे से टकराते हैं और कंटेनर से टकराते हैं तो ये कंटेनर की वॉल पे क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारी अब आगे गैसेस भी खत्म हो गया। फोर्थ स्टेज होगी हमारी प्लाज्मा स्टेट है। प्लाज्मा स्टेज क्या होती है, देखो अगर हम बात करें प्लाज्मा स्टेट की, तो प्लाज्मा है मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन। ये आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर है प्लाज्मा। अगर प्लाज्मा की डेफिनेशन आ गई तो मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन, ठीक है। सेकंड है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक आपने देखा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, 1 2 3 हो गए। अब चौथा स्टेट जो है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, प्लाज्मा। अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स। और ये क्या होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है स्टार्स में। इनसाइड द स्टार्स द टेम्परेचर इज सो हाई। और देखो स्टार्स में क्या होता है, जैसे सन को ले लो, सन एक स्टार है, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। हाई होता है दैट एट द, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, इसका क्या था, ये क्या होता है, प्लाज्मा नेचुरली प्रेजेंट होता है स्टार्स में। इनसाइड द स्टार्स टेम्परेचर इज सो हाई। तो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है स्टार्स में। जैसे फॉर एग्जांपल सन को ही ले लें, सो क्या होता है, दैट द एटम्स ब्रेक डाउन। और क्या होते हैं, इसलिए क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए क्या होते हैं, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन इन द स्टार इज प्लाज्मा। जो प्लाज्मा का जो मिक्सचर होता है स्टार्स और स्टार्स में, किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन का होता है, किसमें, प्लाज्मा में, ठीक है। जो मतलब स्टार्स में क्या होता है, जैसे सन में ले लो, उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब आ जाते हैं आपका, देखो स्टार कैसे ग्लो करते हैं, ठीक है। द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। अब स्टार्स जो होते हैं वो ग्लो करते हैं प्लाज्मा के होने के उससे क्या करते हैं, ये ग्लो करते हैं, ठीक है। क्या थे, प्लाज्मा क्या था, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड आयन, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, जो स्टार्स के अंदर जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है इसलिए एटम ब्रेक हो जाते हैं, और ये क्या होते हैं, फिर ये जो मिक्सचर आता है उसमें बाद में, उसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स होते हैं स्टार्स में, ठीक है, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। उसके बाद आ जाओ स्टार्स, इसीलिए प्लाज्मा की प्रेजेंस की वजह से ये ग्लो करते हैं। प्लाज्मा कैन बी मेड ऑन द अर्थ बाय द पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू। अगर हमें अर्थ पे प्लाज्मा बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको अर्थ पे कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, थ्रू गैसेस एट वेरी लो प्रेशर टेकन इन अ ग्लास ट्यूब। हम इसमें करेंगे बहुत ही लो प्रेशर लेंगे ग्लास ट्यूब पे, तब हम इसको क्या करेंगे, ग्लास ट्यूब पे बहुत कम प्रेशर लेके हम क्या कर सकते हैं, अर्थ पे प्लाज्मा बना सकते हैं। फिफ्थ स्टेट है हमारी मैटर्स की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन 1920 एट एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस डिड some calculation for the fifth state of matter on the basis of the calculation। अब देखो ये क्या हुआ, जो 1920 में एक इंडियन साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उनने क्या किया, कुछ कैलकुलेशन करी फिफ्थ स्टेट, मतलब जो मैटर की फिफ्थ स्टेट को लेकर, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट को लेकर, ठीक है। कौन कौन उसमें क्या करा, एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। और इसमें एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या करा, प्रिडिक्ट करा, क्या करा, एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, नई जो स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है उसके बारे में प्रिडिक्ट करा। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर वॉज अचीव्ड फाइनली बाय 3 साइंटिस्ट। और जो फिफ्थ स्टेट अचीव करी थी वो 3 साइंटिस्ट थे, उसमें कॉर्नेल एंड
Cattrall and the Weinman of USA by cooling a gas of the extremely लो डेंसिटी टू सुपर लो टेम्परेचर। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, गैस को कूल करके गैस को कूल करके बहुत लो डेंसिटी पे और सुपर लो टेम्परेचर पे उनने अचीव, मतलब फिफ्थ मैटर हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है उसकी डिस्कवरी करी। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा पांचों मैटर सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक हो गया। अब देखेंगे द टेम्परेचर को हमें पता है डिग्री सेल्सियस में भी लिखते हैं, फ़ारेनहाइट में भी लिखते हैं, केल्विन में भी लिखते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम चेंज करेंगे केल्विन में तो 273 केल्विन होता है। अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो टेम्परेचर इन केल्विन प्लस 273 कर देंगे। अगर हमें मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कितना होता है 273, उसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 298 और एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, केल्विन होती है। और अगर हमें डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर निकालना है तो 298 में से हम वही माइनस कर देंगे 273, तो हमारा आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस जो हमने लिया था पहले डिग्री सेल्सियस में, उसी मेथड से ये निकल जाएगा। अब आ जाइए चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर में कैसे चेंज आता है, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज में हम स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज कर देंगे, बाय चेंज द टेम्परेचर, या टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे, या फिर बाय चेंजिंग द प्रेशर, या फिर हम टेम्परेचर को चेंज करके या फिर प्रेशर को चेंज करके हम क्या करते हैं मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर टेम्परेचर या फिर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके। उसके बाद आ जाते हैं, तो ये देखिए जैसे हम ये देखेंगे कि हम क्या कर देते हैं, इंटर कन्वर्जन कर देते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का, इंटर कन्वर्जन कर देंगे हम। और ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, देखिए सॉलिड को अगर हम क्या कर रहे हैं लिक्विड कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड कर रहे हैं, तो पहले तो हम देखो ये क्या करते कैसे हैं। अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना तो हीट करेंगे इसको, ठीक है, और लिक्विड को गैस में चेंज करना तो भी हीट करेंगे, अगर गैस को लिक्विड में चेंज करना तो कूल करेंगे, और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो भी कूल करेंगे। ठीक है, तो देखो कूलिंग और हीटिंग से हम कैसे इंटरचेंज कर रहे हैं मैटर के स्टेट्स को। तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं फ्यूज़न, या फिर सॉलिड से लिक्विड बनाने के प्रोसेस को मेल्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम देखो इसमें क्या करेंगे, हीट करेंगे, और अगर हमने क्या करना है लिक्विड से गैस बनाना है तो उसको क्या बोल देंगे, इवेपोरेशन। लिक्विड से गैस बनाने की प्रोसेस को क्या बोला है, इवेपोरेशन, या फिर वेपोराइजेशन बोल देंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे इसको इवेपोरेशन होता है ना, इवेपोरेशन होता है तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। और अब उसके बाद आ जाते हैं हम अगर सॉलिड से हमें क्या बनाना है, गैस बनानी है, सॉलिड से गैस बनानी है, या फिर पहले गैस से सॉलिड देखते हैं, गैस से क्या करेंगे सॉलिड बनाएंगे, तो डिपोजिशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। और अगर हमने अब क्या करना है सॉलिड से गैस बनानी सीधे, आपने देखा होगा घर में आपके नेफ्थलीन की बॉल होती होंगी, कपूर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है उसमें क्या करते हैं हम सॉलिड को सीधे से, सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हम देखेंगे गैस को क्या करते हैं अगर गैस को हम लिक्विड में चेंज करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। और अगर हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर देंगे तो सॉलिडिफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे सब्लिमेशन। अब देखो कुछ ये चार पांच एग्जाम्पल जो आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, तो जो सीधे बिना लिक्विड स्टेट में आए सीधे गैसेस सॉलिड स्टेट से सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं, पहला हो गया कैम्फोर कपूर जिसको बोलते हैं, घर में रखा रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब बरसात के दिनों में या फिर कभी ऐसे क्या बोलते हैं, या ठंड के दिनों में, जैसे हम ठंडियों के कपड़े अगर हम फोल्ड करके रख देते हैं कि वो पहनने नहीं है, अब गर्मी आने वाली है, तो उनको रख देते हैं, तो फिर अगर अलमारी वगैरह में रख दिए तो वो बहुत टाइम के लिए वैसे रहेंगे, तो उसमें नेफ्थलीन की बॉल देखते हैं, फिर काफ़ी टाइम हम रख देते हैं नेफ्थलीन की बॉल रख देते हैं, फिर काफ़ी टाइम बाद देखते हैं तो वो नेफ्थलीन की बॉल गायब होती है, तो वो बिना लिक्विड में आए कहाँ हो जाती है, गैसियस फेज में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखो सब्लिमेशन में क्या होता है हाँ, सब्लिमेशन के एग्जांपल देखो, ये क्या क्या होते हैं, देखो कैम्फर कपूर की बॉल, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, एग्जाम्पल हो गए सब्लिमेशन के। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या क्या डिफरेंस है ये देखनी है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो सॉलिड हो रहा है, सॉलिड क्या कर रहा है लिक्विड में चेंज हो जा रहा है,
ठीक है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब सॉलिड क्या हो जा रहा है, लिक्विड में मेल्ट हो जा रहा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और the temperature at which liquid changes into gas at atmospheric pressure and is called its boiling point, ठीक है। अब देखो और ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, गैशियस लिक्विड क्या होगा, गैशियस फेज में चला जाएगा सीधे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वाटर क्या कर रहा है, वाटर वैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, ठीक है, इट्स बॉइलिंग पॉइंट पे। बट देखो अगर वाटर क्या कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट वाटर क्या होता है, पहले से ही क्या हो रहा है, ये गैशियस फॉर्म में पहले से ही होने लगता है। अब जैसे देखो अगर हम पानी रखते हैं उबालने, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो है आपका, हाँ, वो क्या है आपका, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका तो 100 डिग्री सेल्सियस है। बट ये क्या होता है, ये गैसियस फेज में कितने 45 या 35 के बाद क्या होता है, गैसियस फेज में जाना स्टार्ट होता है। अब जैसे देखो घर में हम क्या करते हैं, कपड़े डालते हैं बाहर से धूप में सुखाने, बट हमारे उस टाइम पे एटमोसफेयर में मतलब हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो नॉर्मली 45 या 35 to 40 या 40 to 45 रहता है। उस टाइम तो 100 डिग्री तो नहीं रहता, फिर भी क्या हो रहा है, जो वाटर हो रहा है वेपराइज हो जा रहा है और इवेपोरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें तो ये क्या हो गया, आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आ जाइए लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट का मतलब ये होता है हिडन एनर्जी या हिडन हीट बोलो। अब देखो जैसे एक बीकर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करा हमने, आइस की बॉल रख ली, ठीक है, आइस क्यूब रख लिया, ठीक है। अब वेयर इज द हीट गोइंग, अब देखो हीट कहाँ जा रही है, हमने देखा अब हीट कहाँ गई, देखो the heat is being absorbed by the particles of ice to overcome the force of attraction between them and get converted to water। अब देखो जो भी देखो अब वो क्या होगा, हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब, वो जो हीट थी वो एब्जॉर्ब हो रही है, वो पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पार्टिकल आइस के पार्टिकल उसको हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि जो उसके बीच में फोर्स उसके जो आइस और जो आइस वाटर में चेंज हो रही है, उनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। उसको उसको कम करने के लिए या उससे ओवरकम करने के लिए क्या करती है, हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं आइस, ठीक है। अब देखो स्टेट चेंज, अब जब कोई स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में चेंज हो रही है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, जब चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अब जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है, तो इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि हमने ये प्रोसेस पढ़ी थी, सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और अगर लिक्विड से गैस बन रही है तो हमने क्या बोला था, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, और वेपोराइजेशन की प्रोसेस कब होगी, जब लिक्विड से सॉलिड हो रही है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इनके बीच में जो भी स्टेट चेंज हो रही है, उनके बीच में जो एनर्जी छिपी रहती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड द लोअरिंग टेम्परेचर। अब देखो गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं या तो प्रेशर अप्लाई करके या फिर उसका टेम्परेचर लो करके, ठीक है। व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस, अगर किसी गैस पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए, इट गेट्स कंप्रेस्ड, और ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगी एंड इनटू स्मॉल वॉल्यूम। और देखो अगर हमने प्रेशर बहुत ज़्यादा लगाया तो ये क्या हो गया, गैस के पार्टिकल्स एक स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। एंड व्हेन वी ऑल्सो लोअर इट्स टेम्परेचर, और अगर हमने चलो एक बार प्रेशर हाई कर दिया और टेम्परेचर लो कर दिया, तो इट गेट्स लिक्विफाइड, और ये क्या होगा, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। देखो अब क्या होगा, ये तो हमने क्या करा, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दिया और प्रेशर बहुत ज़्यादा कर दिया और टेम्परेचर कम कर दिया, तो टेम्परेचर कम करने से क्या हो गया, ये लिक्विफाई हो गए, ठीक है। और अगर प्रेशर हाई किया तो वो कंप्रेस्ड हो गए, बहुत क्लोज आ गए पार्टिकल। सो वी कैन ऑल्सो से दैट गैसेस कैन बी लिक्विफाइड टर्न्स इनटू लिक्विड बाय द कंप्रेशन एंड कूलिंग। और हम इसलिए इसको कह सकते हैं, हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं या फिर कंप्रेस कर सकते हैं, कैसे, टर्न्स इनटू मतलब लिक्विड में चेंज कर सकते हैं हम इसको, कैसे, बाय कंप्रेशन और कूलिंग, या तो इसको ठंडा करके या फिर कंप्रेस करके, ठीक है। कंप्रेस करने के लिए इसमें प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और कूल करने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड ड्राई आइस भी बोलते हैं, इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, और इसको क्या करते हैं, हम हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं। दिस इज बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर
ऑन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पे हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जैसे ये लिक्विड होता है ना, सॉरी सॉलिड होता है ना, दिस इज बिकॉज ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन द सॉलिड्स पे प्रेशर डिक्रीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक है। तो ये क्या करती है, सीधे डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है गैस में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन बी स्लैब ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज केप्ट एक्सपोज टू एयर, the pressure on it reduced to normal atmospheric pressure. Pressure normal atmospheric pressure होता है 1 atm and its temperature rises and इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो देखो, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी, अगर हमने हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर इसको दिया था, ठीक है, हाई प्रेशर लगाया था और लो टेम्परेचर दिया था, फिर क्या करा हमने इसका जो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड थी, हमने इसका प्रेशर लो कर दिया और टेम्परेचर हाई कर दिया, तो ये सीधे क्या हो गया, गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया। अब देखो, व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन पढ़ रहे हैं तो लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का इवेपोरेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंज टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब देखो ये क्या होता है, इसके इवेपोरेशन की प्रोसेस है कि अगर हमने कोई लिक्विड को सीधे गैसेज में चेंज कर दिया, ठीक है, गैसेज में चेंज हो गया और इसके कोई भी टेम्परेचर पे इसके बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले, जैसे देखो हमने क्या करा, बॉइलिंग पॉइंट पे आने से पहले इसके टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, गैस में चेंज कर दिया। लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है इसके बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही। अब देखो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था कि अगर हम कपड़े डाल रहे हैं बाहर, उस टाइम पे देखो, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है किसी भी लिक्विड का, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे तो अब जब हम क्या करते हैं, कपड़े बाहर डालते हैं तो वो कपड़े सूख जाते हैं, तो वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, उसका जो पानी था वो इवेपोरेट हो गया। पर उस टाइम तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं था, 45 या 40 होगा उस टाइम पे, ठीक है। तब भी कपड़े सूख जाते गर्मियों में, मतलब गर्मियों में क्या, ठंडियों में क्या, क्योंकि क्योंकि इवेपोरेशन क्या होता है, अपने जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी पहले स्टार्ट हो जाता है। जैसे ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स, अब देखो फर्श में हम पर पोछा लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद कहाँ चला जाता है उसका पानी, वो इवेपोरेट हो जाता है। और सीजनल रिवर्स देखो, सीजनल रिवर्स जो होती हैं, जब सीजन होता है रिवर्स का, तो क्या होती है, बहुत सारी रिवर, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है बरसात के दिनों में। बट देखते थोड़े टाइम बाद देखते हैं वो नदियाँ सूख जाती है, जैसे ही गर्मी आ जाती है तो वो सारा पानी क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। रीजन फॉर इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के लिए क्या क्या रीजन चाहिए, देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। और देखो, सारे पार्टिकल्स में क्या होती है, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। सम पार्टिकल्स एट दी सरफेस ऑफ द लिक्विड, और कुछ पार्टिकल्स होते हैं उनके सरफेस पे जो होते हैं लिक्विड के, हैव मोर काइनेट, और जो लिक्विड के सरफेस पे होते हैं उनकी उनकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, क्या होती है, ज़्यादा होती है। एंड अदर पार्टिकल्स, देन अदर पार्टिकल्स, और दूसरे पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एंड देयरफॉर दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए क्या करते हैं, वो ओवरकम कर सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिटवीन दैम एंड गेट कन्वर्टेड टू द गैसियस स्टेट, और इसीलिए फिर बाद में क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। सो द रीजन फॉर द इवेपोरेशन इज द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। और हाँ, ये याद रखना, जो इवेपोरेशन के लिए जो एक मेन रीज़न है वो पार्टिकल्स की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होने के कारण है। अब देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। एक तो सरफेस एरिया होता है, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी होता है, विंड होता है, ठीक है। अब देखो, सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ाएंगे क्या होगा, इवेपोरेशन उतना उतना जल्दी बढ़ेगा, और टेम्परेचर को जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसी इवेपोरेशन भी तब भी बढ़ेगा। अगर अभी ह्यूमिडिटी की बात बाद में करते हैं। और विंड को देखो, विंड जितनी तेज होगी उतनी जल्दी, देखो जैसे हमारे कपड़े गीले होते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे यार चलो बाहर बाहर सुखा लेते हैं ना, बाहर डाल देते हैं, सूख जाएगा। तो क्या होता है, विंड के उससे ना, विंड से सूखता है। तो इसलिए क्या हो रहा है, जैसे विंड की स्पीड तेज हो रही है तो क्या हो रहा है, वैसी इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो जो सरफेस एरिया होता है, टेम्परेचर होता है और विंड, जो तीन चीज़ें हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इवेपोरेशन के, मतलब ये जितना ज़्यादा होंगे उतना ही इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और ह्यूमिडिटी एक ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इवेपोरेशन के, ठीक है। तो ये क्या होता है, इवेपोरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी, क्योंकि ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगी इवेपोरेशन उतना कम होगा, ठीक है। अब देखो, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब इवेपोरेशन कैसे कूलिंग कर रहा है, ठीक है। अब देखो, जैसे लिक्विड के पार्टिकल है, थोड़ा दूर दूर है, और ये क्या कर रहे हैं, ये इवेपोरेट हो रहे हैं, कैसे, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेटेंट, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और फिर क्या हो रहे हैं, ये पार्टिकल किस में हो रहे हैं, जो लिक्विड के
लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, फिर ये जो एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, बाहर एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेके ये जो पार्टिकल हैं वो वाटर वेपर में चेंज हो जा रहे हैं। तो जो ये एनर्जी इनको मिल रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, ऑन योर पाम्स। अगर हम कुछ अपनी हथेली में अगर हम नेल पॉलिश रिमूवर को रखेंगे तो क्या लगेगा, हमें ठंडा ठंडा लगेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम आर दी वोलेटाइल सब्सटेंसेज दैट इवेपोरेट एंड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर इवेपोरेशन फैसिलिटेट एज इट यूजेस एनर्जी फ्रॉम दी पाम, हैंस लीविंग अ कूलिंग इफेक्ट ऑन आर पाम, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही हम नेल पॉलिश को हम अपने नेल पॉलिश के जो रिमूवर होता है वो एसीटोन को अगर हम अपने हाथ में रखेंगे तो वो क्या होगा, वो क्या करने लग जाएंगे, हमारी हाथ पाम से भी एनर्जी लेंगे, ठीक है। एनर्जी लेंगे, हमारी पाम से एनर्जी यूज़ करेंगे, तो और फिर वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेशन के लिए हमारी पाम से एनर्जी लेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये हमारे हाथ में, क्योंकि हमारे हाथ से एनर्जी लिए तो हमारे हाथ क्या हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंग वाटर ऑन द रूफ ऑन ओपन ग्राउंड। अगर देखो बहुत आजकल जैसे गर्मियों के दिन है, छत गर्म हो जाती है, ठीक है, तो क्या कर देंगे, बहुत सारा पानी डाल देते हैं वहाँ पे, तो और थोड़ी देर बाद देखते हैं वो पानी क्या होता है, गायब हो जाता है। तो व्हेन वाटर स्प्रिंग वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड इट evaporates because of the latent heat of evaporation लीविंग बिहाइंड अ कूलिंग इफेक्ट। क्योंकि जो ये क्या होता है, इवेपोरेशन, जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन लीविंग बिहाइंड अ कूलिंग इफेक्ट, ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या करेगा, जो ग्राउंड में एनर्जी है उसको उसको यूज़ करेगा और फिर क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो इससे ग्राउंड कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, वाई वी आर एबल टू शिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम द सॉसर रेदर देन कप। अब देखो सॉसर जो ऐसे प्लेट टाइप की होती है जिसमें चाय रखते हैं, उसको सॉसर बोलते हैं, ठीक है। वो सॉसर में अगर हम चाय रखेंगे या फिर कप में चाय रखेंगे तो किस में ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी, सॉसर में जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि उसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है और उतना ही क्या होगा, कूलिंग उतनी ज़्यादा, तो वो क्या हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। देखो, सॉसर हैज़ अ लार्जर सरफेस एरिया एंड देन अ कप, ठीक है। तो कप से ज़्यादा सरफेस एरिया होता है इसका, एंड प्रमोटिंग क्विकर इवेपोरेशन, और ये क्या करता है, क्विकर इवेपोरेशन करता है, हेंस द टी और मिल्क इन अ सॉसर कूल्स डाउन फास्टर। या फिर दूध या फिर जो चाय होती है वो सॉसर में जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, वाई वुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। ये तो बहुत सा कॉमन सा क्वेश्चन है कि हम समर में जो होता है कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, कॉटन की शर्ट क्यों पहनते हैं, ठीक है। इन समर इट इज़ प्रिफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स बिकॉज कॉटन मटीरियल have pores that absorb sweat, facilitate evaporation and hence causing a cooling effect on the skin, ठीक है। अब देखो, जो कॉटन का कपड़ा होता है वो क्या करता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ये क्या करते हैं, पोर्स होते हैं, ये स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इससे क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाता है जल्दी से, और क्या होता है फिर, इवेपोरेशन के उससे कूलिंग इफेक्ट होता है हमारी स्किन में, ठीक है। तो इसलिए हमें ठंडा लगता है, मतलब गर्मी नहीं लगती, ठीक है। वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ ड्राई डे, ठीक है। अब देखो, अब वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ड्राई डे। अब देखो, जो डेजर्ट कूलर होते हैं वो ड्राई डे पे क्यों ज़्यादा कूल करते हैं, ठीक है, ठंडा करते हैं। इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर इज़ हाई एंड लेस ह्यूमिड ऑन अ हॉट ड्राई डे। और देखो, टेम्परेचर हाई रहता है और ह्यूमिडिटी कम रहती है, ठीक है। एंड इनेबलिंग बेटर इवेपोरेशन, और क्या होता है, इससे बेटर इवेपोरेशन होता है, एंड हाई लेवल ऑफ दिस इवेपोरेशन प्रोवाइड द बेटर कूलिंग इफेक्ट, और इवेपोरेशन की वजह से अच्छा कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, ये बहुत नॉर्मल सा, मतलब आपने आप लोगों के घर में भी रखे होंगे घड़े पानी के। देखो, इसमें क्या होता है, हाउ डज द वाटर कैप्ट इन एन अर्दन पॉट, एंड जिसको मटका बोलते हैं, बिकम अ कूल ड्यूरिंग समर डेज, ठीक है। समर डेज के टाइम पे, समर में हम देखो वो मटके में जो घड़ा होता है हम उसमें पानी रखते हैं, क्यों होता है, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसमें पानी रखते हैं और उसमें पानी ठंडा क्यों हो जाता है। देखो, एन अर्दन पॉट इज़ अ पोरस इन नेचर, और जो अर्दन पॉट होते हैं उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं नीचे, एंड द टाइनी पोर्स फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर हैंस। और देखो, उससे क्या होता है, जो वो क्या होते हैं, वो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनसे क्या होता है, वाटर बाहर निकलता है। अब वाटर बाहर निकलता है तो क्या होता है,
वो क्या करता है, बाहर निकलने के लिए उनको क्या चाहिए, फिर इवेपोरेशन होता है, उनको बाहर जाने के लिए मतलब क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो ये क्या करेंगे, देयर इवेपोरेशन फ्रॉम द पॉट सरफेस एंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन रिक्वायर एनर्जी विच कंट्रीब्यूट बाय वाटर इन द पॉट एज रिजल्ट ऑफ विच वाटर टर्न्स कूलर। अब देखो क्या होता है, ये जो जो घड़ा रहता है, ये देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं घड़े में, यहाँ से क्या होता है, पानी निकलना शुरू होता है। ठीक है, ये बताती हूँ, एक मिनट। ठीक है, अब देखो ये छोटे छोटे पोर्स हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स, इनसे क्या होगा, पानी निकलेगा, हल्का हल्का पानी निकलेगा। अब ये पानी निकलेगा, इस पानी को इवेपोरेट होने के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। ये एनर्जी क्या होती है, अंदर वाला पानी से एनर्जी लेता है ये इवेपोरेट होने के लिए। तो अंदर वाले पानी से जब एनर्जी मिलेगी तो अंदर वाला पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या, ये भी क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब वाटर वेपर इन एयर, एयर में क्या होता है, वाटर वेपर होते हैं। देयर इज ऑलवेज सम वाटर वेपर इन द एयर अराउंड अस, हमारे जो चारों ओर, अभी देखो हमें दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो कुछ वाटर वेपर हमारे जो एयर है उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, विच वी कैन नॉट सी, जिनको हम देख नहीं सकते। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लॉस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब देखो द वाटर वेपर प्रेजेंट, जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, अगर किसी कोल्ड ग्लास या वाटर कोल्ड क्या कर कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, अगर कोई ठंडे पानी के ग्लास के कांटेक्ट में आ जाते हैं, लॉस एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और ये क्या करते हैं, ये अपनी एनर्जी लॉस कर देते हैं और क्या करते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। एंड विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स। अब देखो हम क्या करते हैं, जैसे एक हम इनको क्या करते हैं, ड्रॉपलेट्स के उसमें देख सकते हैं। अब देखो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अगर हमने एक ग्लास लिया, उसमें क्या करा, जैसे कांच की ग्लास लिया, उसमें आइस डाल दी हमने। ठीक है, टम्बलर लिया, उसमें आइस डाल दी, और क्या हो गया, हमने देखा इसमें क्या हो गया, जो जो क्योंकि हमने क्या करा, क्रस्ड आइस डाली, तो उसमें क्या होंगे, छोटे छोटे टाइनी पोर्स होंगे, मतलब क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होंगे उसमें। ठीक है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स हमें, जब हम, अब आपने देखा होगा कि अगर हम ग्लास में अगर हम ग्लास में बर्फ़ का पानी रख दे, तो क्या हो गया, थोड़ी देर बाद हमें क्या दिखेगा, ग्लास के पानी के बाहर से छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये क्या, ये ड्रॉपलेट्स क्या करती है, जो सराउंडिंग में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनसे क्या करती है, एनर्जी लेती है, और ये छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर आ जाती है। ठीक है, अब देखो गैसेस कंडेंस करते हैं लिक्विड में लाने के लिए, और वाटर वेपर क्या हो जाती है, वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाती है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। इवेपोरेशन, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, इवेपोरेशन कोई भी टेम्परेचर पर हो सकता है, और बॉइलिंग जो होगा, इट टेक्स प्लेस ओनली एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, मतलब 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट का, बॉइलिंग क्या होता है, 100 डिग्री पानी बॉयल होना क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट होगा। बट जो इवेपोरेशन होगा, शायद मैंने आपको पहले उस टाइम पे जब बॉइलिंग पॉइंट का चल रहा था, तो मैंने शायद गलती से बोल दिया था कि बॉइलिंग 40 और 45, मैं इवेपोरेशन का बता रही थी, वो शायद बॉइलिंग पॉइंट हो गया गलती से। आप वहाँ पे ध्यान रखना, मैंने इसको क्लियर कर दे रही हूँ कि जो बॉइलिंग होती है वो क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट पे ही होती है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही बॉइलिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, और जो इवेपोरेशन होगा, इसका उल्टा होगा, वो कोई भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है, एंड जो इवेपोरेशन क्या करता है, कॉज करता है कूलिंग, और बॉइलिंग क्या करता है, इट डज नॉट कॉज कूलिंग, और ये बॉइलिंग कूलिंग कॉज नहीं कर सकता है। इट इज़ सरफेस, और जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमिनन है, एंड स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस, और ये सरफेस फिनोमिना इसलिए है क्योंकि सरफेस से स्टार्ट हो रहा है। और जो बॉइलिंग है, ये बल्क, बी फॉर बॉइलिंग, बी फॉर बल्क फिनोमिना याद कर लेना, स्टार्ट फ्रॉम द बल्क, और ये बल्क से स्टार्ट होता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मेरी कुछ शायद मैंने ये वाला एक मिस्टेक तो मुझे यहाँ पे अभी पढ़ने से याद आ गई, मेरी क्या मिस्टेक थी। तो अगर आपको भी कुछ मिस्टेक्स लगे तो वैसे तो नहीं है, और चीज़ों में नहीं है, बट हो सकता है, तो आप, और मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, या फिर अपने नोट्स में क्या चेंजेस ला सकती हूँ, कैसे आप लोगों को चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस हिसाब से अपने नोट्स तैयार करूँगी। और ये आप जहाँ आपको आपकी 9th क्लास की बिल्कुल NCERT के मैंने सारे एक एक पॉइंट को उठा के यहाँ पे सारे अपने हाथ से लिखे हुए हैं,
तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हैं नोट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।